મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એ ફોર્ટિસ હેલ્થકેરના મેનેજમેન્ટ છે. કંપનીના એમડી અને સીईओ आशुतोष रघुवंशी रिजल्ट्स के ऊपर आगे बातचीत करने માટે. हाय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत में ओवरऑल Q4 और रादर पूरे FY21 के एक स्नैपशॉट से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑक्यूपेंसीज के अंदर अगर Q4 की बात करें तो नियरली 64% जितनी थी. अब जब हम लोग सेकेंड वेव का भी इम्पैक्ट देख रहे हैं, Q1 अब तक का जो जितना था किस तरीके से शेप अप हुआ है, बाइफिकेशन कोविड नॉन कोविड ऑक्यूपेंसीज को लेकर कैसा रहा था, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए. तो पिछले साल जैसे आपने कहा फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, खास तौर पर से फर्स्ट क्वार्टर में. वो उस समय ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 30% से भी कम हो गए थे और वो प्राइमरीली कोविड पेशेंट्स के ही थे. इस वजह से नॉन कोविड वर्क पर बहुत गहरा असर पड़ा था फर्स्ट क्वार्टर में और सेकेंड क्वार्टर में भी. थर्ड क्वार्टर से धीरे धीरे नॉन कोविड वर्क पे रिकवरी होने लगी थी. फोर्थ क्वार्टर में नॉन कोविड का जो सर्जरीज या प्रोसीजर्स हैं वो ऑलमोस्ट नॉर्मल की तरफ जा रहे थे. ज्यादा करके जो इफेक्ट आया है कोविड की सेकेंड वेव का वो इस साल के पहले तिमाही में देखा जाएगा. अब अगर बात करें तो फोर्थ क्वार्टर एक्चुअली एक तरीके से पिछले साल से भी बेहतर था, बोथ डायग्नोस्टिक साइड में भी, SRL की तरफ से भी और हॉस्पिटल्स की तरफ से भी. अब जो सेकेंड वेव शुरू हुआ है उसमें कोविड की संख्या बहुत ज्यादा है और निश्चित तौर से उसका असर नॉन कोविड कार्य पर जरूर पड़ता है. अब अगर देखा जाए तो इस वक्त कोविड की परसेंटेज अब कम होने लगी है, पर जब पीक था उस वक्त वो करीब 40% तक ऑक्यूपेंसी कोविड की हो गई थी और सिर्फ 30% नॉन कोविड की थी. तो वो एक तरीके से रेशियो बहुत चेंज हो गया था. पर पहली वेव से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस बार ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट्स कम नहीं हुए. जैसे मैंने कहा पिछली बार 30% ओवरऑल ऑक्यूपेंसी हो गई थी, इस बार वही लेवल करीब 70% पर चल रहा था अप्रैल और मई के महीने में. तो इस वजह से ये सेकेंड वेव का जो असर है वो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि कोविड के ऊपर काफी प्राइस कंट्रोल्स वगैरह हैं, पर फिर भी इस तरीके का असर नहीं होगा जैसा कि पिछले साल देखा गया था. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, सेगमेंटली जो आप बता रहे थे उसके ऊपर बातचीत करें उससे पहले मुझे मेडिकल टूरिज्म के ऊपर जो हम लोगों ने पिछले कुछ क्वार्टर के दौरान इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंट देखा है उसके ऊपर आपकी एक कमेंट चाहिए. ये क्वार्टर के दौरान किस तरीके से पिछले क्वार्टर के मुकाबले इम्प्रूव हुआ है, पिछले साल के मुकाबले ये साल कैसा रहा था, और अब यहाँ से विजिबिलिटी कैसे दिख रही है आपको? अगर एक ग्राउंड बेस्ड आइडिया मुझे आप दे पाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा प्रैक्टिकली देख भी रहे होंगे और मुझे बता भी पाएंगे, वो शेप अप कैसे हो रहा है? बिल्कुल. जो फोर्थ क्वार्टर में इंटरनेशनल पेशेंट्स का बिजनेस है वो करीब करीब पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर के आसपास पहुंच गया था. पूरे साल का कंपैरिजन करें तो ऑफ कोर्स हमारा नॉर्मली 10% बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस होता है, वो कुल मिला के पिछले साल में सिर्फ 4% था. तो एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा गिरावट इंटरनेशनल बिजनेस में ही आई थी. अब फिर से जैसे रेस्ट्रिक्शंस शुरू हुए हैं तो फिर से उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है पहले क्वार्टर में. अभी नंबर्स की अगर कंपैरिजन करें प्री कोविड लेवल से तो वो अभी कुल मिला के करीब 30% लेवल पे है. जो प्री कोविड लेवल पे जो नंबर्स होते थे उससे करीब 30% पे ही अभी पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं. इंटरनेशनल फ्लाइट्स का नॉर्मलाइजेशन अभी हुआ नहीं है, तो इस कारण से जो पेशेंट्स को आने में काफी तकलीफ है और इसीलिए वो नंबर्स अभी कम है. ओके, अग्रीड सर. और बाकी जो तो दो पैरामीटर्स मुझे डिस्कस करने थे वो इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल बिजनेस के मार्जिन्स, जहां पे हमने एक शार्प इंप्रूवमेंट विटनेस किया है, और डायग्नोस्टिक्स बिजनेस के मार्जिन्स के ऊपर, क्योंकि मैं बाकी जितने भी प्लेयर से भी बातचीत कर रही थी यहाँ से विजिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है. मार्जिन्स कैसे मैं एक्सपेक्ट करूं हियर ऑन, गाइडेंस अगर आप मुझे कुछ दे पाए ये दोनों सेगमेंट्स के ऊपर, अगर थोड़ा ब्रीफ आइडिया. तो
जहां तक मार्जिन्स का सवाल है, हमारे बहुत से एफर्ट्स पिछले 2 साल में हुए हैं जिससे कि कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव किया जा सके। कोविड की वजह से थोड़ा सा वो प्रोग्राम डिरेल हुआ है, पर साल के सेकेंड हाफ में हम लोगों ने फिर से वो सब एफर्ट्स को पूरी तरह से फिर से एक्टिवेट किया है, जैसे सप्लाई चेन वगैरह वगैरह। तो वो सब की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हॉस्पिटल सेगमेंट में अगर देखा जाए तो वो और इम्प्रूव होने की संभावना है। उसके अलावा कुछ 2-4 हॉस्पिटल्स ऐसे भी थे हमारे नेटवर्क में जिनकी परफॉर्मेंस सब पार थी, और उनके ऊपर खास तौर पे हम ध्यान दे रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव की जाए। और वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ भी है, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। और पूरे नेटवर्क में जैसे पहले 5 हॉस्पिटल्स के ऊपर इस तरह का सवाल था, वो अब घटकर 1 या 2 जगह पर ही बचा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में अभी और भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। वो 2 तरह से होगा, एक तो जो हम कॉस्ट कंटेनमेंट के और कॉस्ट रैशनलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं उसकी वजह से, और दूसरा जो हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस में थोड़ा लैग था उसको इम्प्रूव करने की वजह से। तो हमें एग्जैक्ट गाइडेंस तो हम नहीं देना चाहेंगे, पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि जिस तरीके का इम्प्रूवमेंट हमने 4th क्वार्टर में देखा, इसी तरह का इम्प्रूवमेंट 1st क्वार्टर में तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शायद ये कोविड वेव का असर है। पर ग्रेजुअली ये एक बेस लाइन हो जाएगा और इससे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए जब तक कि ये हाई टीन्स में ना पहुंच जाए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन, क्योंकि मैं कुछ पढ़ रही थी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स, आप टाइप्स भी कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट्स रेसिडेंट्स के लिए या फिर कॉलोनीज को केटर कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आप मुझे दे पाएं, किस तरीके से टाइप्स हो रहे हैं, किनके साथ हो रहा है, प्राइसिंग को लेकर क्या सिनेरियो अभी बन रहा है? क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें रही थी पिछले दिनों में भी, कोविड के रिलेटेड टेस्ट को लेकर तो थी, उसके बाद वैक्सीन के प्राइसिंग को लेकर भी आती हुई दिखी थी। अब सिनेरियो क्या है? आप ये जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कौन सी कंपनी से कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं। प्रोग्राम हम बहुत ही कोशिश उसमें कर रहे हैं। सबसे बड़ा कंस्ट्रेन जो वैक्सीन प्रोग्राम में है, अवेलेबिलिटी का कंस्ट्रेन है। कुल मिला के हमारे नेटवर्क में हम लोगों ने अब व्यवस्था की है कि करीब 6 लाख वैक्सीन पर मंथ हम लोग कर सकें। उसके लिए हमें कंप्लीट विजिबिलिटी सप्लाई की भी है। हम सीरम इंस्टीट्यूट एज वेल एज भारत बायोटेक, और अब अगले महीने से हम स्पुतनिक के साथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोनों तरह के ऑफ साइट और ऑन साइट दोनों तरह के प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर सेंटर्स खुले हैं और आउटरीच कम्युनिटी के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेट्स, लार्ज कॉन्डोमिनियम्स, वो सब भी किया जा रहा है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन एक तरीके से हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, एक इतना बिजनेस का वो अंग नहीं है। उसकी प्राइसिंग कंट्रोल्ड है जहां तक कि वो हमें अवेलेबल होता है मैन्युफैक्चरर से। जैसा कि आप जानते हैं, वो गवर्नमेंट ने रेट्स डिसाइड किए हैं कि किस रेट पर प्राइवेट प्रोवाइडर्स को वो दिया जाएगा, और उसके प्रोसेसिंग के लिए जो चार्जेस है वो जो सेंटर्स में हमारे हॉस्पिटल में है वो 150 रुपीज है, और जो बाहर अगर हम करते हैं तो अपने डिस्टेंस और जितनी जो लॉजिस्टिक दिक्कतें हैं उसके हिसाब से वो 200 से 250 रुपए उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे कि हमें हमारी जिम्मेवारी भी पूरी हो और जो वैक्सीन लेने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर भी कम से कम दबाव हो। ये ऐसी हमारी पूरी कोशिश है। ये एक तरीके से हमारी भागीदारी है जो नेशनल रिक्वायरमेंट है उसमें। अग्रीड सर। अच्छा, एक और चीज इन टर्म्स ऑफ डेट, क्योंकि FY21 के दौरान भी आपने डेट कम किया था तकरीबन 150 करोड़ के अराउंड। FY22 के लिए क्या ट्रेजेक्टरी रहेंगे, क्या और इम्प्रूवमेंट हम लोग वहां पे देख पाएंगे? अगर आप ये स्ट्रैटेजाइज करके कुछ प्लान आउट कर रहे हैं, रफवर्क आपने किया है, मुझे बता पाए तो।
हमारा करीब 155 करोड़ का डेट कम हुआ है पिछले साल में। वो कई कारणों से हुआ। एक तो इनकम टैक्स जो रिफंड्स थे वो बहुत समय पे आए, कैश कलेक्शन जो सीजीएचएस वगैरह से होता है वो भी अच्छे से हुआ। उन सब कारणों से कैश फ्लो का मैनेजमेंट बढ़िया हुआ और वो हम कम कर पाए। हाउएवर एक चीज याद रखना जरूरी है कि पिछले साल थोड़े कैपेक्स एक्सपेंसेस में कटौती की गई थी क्योंकि प्रोजेक्ट्स डिले हो गए थे। हमने एक प्लान जो बनाया है एक्सपेंशन का, जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें हम 1300 बेड का जो इजाफा कर रहे हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर, उसमें थोड़ा से डिलेज हुए। जैसे कि हमारा चेन्नई का हॉस्पिटल जो 250 बेड का शुरू होना था वो 6 महीने बाद शुरू हुआ, वो अक्टूबर महीने में शुरू हुआ, जबकि हम पहले उसको मार्च में शुरू करना चाहते थे। तो इस तरीके की कुछ देरियों की वजह से थोड़ा सा कैपेक्स जो है वो डेफर हुआ। तो इस साल में डेफिनेटली हमारा कुछ और कैपेक्स लेआउट होगा, कुछ रिप्लेसमेंट और कुछ एक्सपेंशन और ग्रोथ कैपेक्स के हिसाब से। तो अगर देखें तो इस साल हम नहीं उम्मीद करते हैं कि हमारा डेट पोजीशन कम होगा, पर अगर पूरी तरह से हमारे रेशियोज देखे जाएं तो इस वक्त हम लोग काफी कंफर्टेबल स्थिति में हैं, बेटा इक्विटी रेशियो के हिसाब से भी, और अगर देखा जाए तो हमारी फाइनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से भी। सो इस साल में कुल मिला के हमारी कोशिश है कि करीब 250 करोड़ स्पेंड किए जाएं ग्रोथ और रिप्लेसमेंट कैपेक्स पे। वो कम से कम वो कैपेक्स इस वक्त हम करेंगे। ओके, अग्रीड सर। और एक लास्ट चीज जिसके ऊपर मुझे आपका क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि एसआरएल की एग्जिट ऑप्शन लायबिलिटी को लेकर रिक्लासिफिकेशन जो हम लोग नोटिस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म से लेकर उसको लॉन्ग टर्म कर दिया गया है, और जो आपका एक्सटेंशन एग्रीमेंट है पी इन्वेस्टर्स के साथ, वो किस तरीके से आगे बेनिफिशियरी होगा। आई अग्री, लिक्विडिटी इंप्रूव करेगा, रेशियोज के अंदर हम लोग एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर आप एक हाईलाइट मुझे दे पाए दर्शकों के लिए। एग्रीमेंट था वो 2021 में मार्च में तक एक्सटेंड होने के बाद खत्म हो रहा था। तो अभी उसका 3 साल का फर्दर एक्सटेंशन हो गया है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो जैसे उसकी परफॉर्मेंस आपने देखा होगा, एसआरएल की परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हुई है पिछले साल में, जबकि बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बिजनेस को हम और प्रॉफिटेबल और अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। डीडीआरसी का हमने एक्विजिशन केरला में जो 50% स्टेक था हमारा, वो कंप्लीट किया है। कुल मिला के हम अब पूरी तरह से एक पैन इंडियन प्लेयर हैं। तो ये सब चीजों को हम और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जिससे कि उसका पूरी तरह से उसकी जो वैल्यू है वो कंपनी की, उसको उसका तरफ हम पहुंच सकें, और अगले 2-3 साल में उसके लिए एक कोई लिक्विडिटी इवेंट या कुछ किया जाएगा। इसके बारे में विचार तब, फाइनल प्लान जो है वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट मैटर्स रिजॉल्व होने के बाद करेंगे। तो ये एक तरीके से हमने उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं अभी, जिससे कि उसके स्टेक होल्डर्स को मैक्सिमाइज वैल्यू दिया जा सके।